नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के YouTube चैनल पर। मैं सीमा चारण, इतिहास की सहायक आचार्य। आज जो YouTube का लेक्चर है उसका सेकेंड ईयर से यानी द्वितीय वर्ष से रिलेटेड है, उससे संबंधित है। आज का टॉपिक है इटली का एकीकरण। बच्चों, आज जो आप ये दो देश यूरोप के नक्शे पर देखते हो जो बड़े ही प्रभावशाली हैं और जिन्होंने आने वाली शताब्दी में विश्व के पुनर्निर्माण में यूरोप के इतिहास में सभी आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जर्मनी और इटली। 19वीं सदी के प्रारंभ में इनका कोई पता नहीं था। 1870-71 आते आते ही ये दोनों देश, जो कि अलग अलग छोटे छोटे काउंटीज़ में छोटे छोटे नगर राज्यों में विभक्त थे, उनके एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई और यूरोप के नक्शे पर ये दो नए राष्ट्र उभरे। तो इन राष्ट्रों के उभरने के परिणाम भी बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन किस तरह से पृष्ठभूमि थी इन दोनों के एकीकरण की। तो आज हम इटली के एकीकरण को शुरू करेंगे। दो लेक्चर होंगे इसमें, क्योंकि एक में समेटना इतने बड़े, और क्योंकि इटली का एकीकरण किसी एक व्यक्ति की गतिविधियों का फल नहीं था। कहीं किसी का दिमाग काम आ रहा है, कहीं किसी का हृदय, कहीं किसी की तलवार। तो अलग अलग लोगों का इसमें, मैजिनी का, गैरिबाल्डी का, कैवूर का, विक्टर इमैनुअल का, अलग अलग लोगों के व्यक्तित्व ने जब मिल करके एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के बारे में सोचा, इटली के एकीकरण के बारे में, तो उन्होंने इसे पूर्ण भी करके दिखाया और परिस्थितियां भी उनके अनुकूल होती चली गई। तो किस तरह से ये हुआ? इटली जो है पहले छोटे छोटे कई सारे राज्यों में विभक्त था। नेपोलियन ने जब इटली को जीता तो उसने क्या किया, लोम्बार्डी, पर्मा, मोडेना और पोप के कुछ राज्यों और वेनेशिया को मिलाकर सिस अल्पाइन गणतंत्र की स्थापना कर दी और सम्राट बनने के बाद उसके छोटे बड़े राज्यों को समाप्त करके सिर्फ 3 राज्यों में बांट दिया। इस तरह से एक समान कानून उसने इटली में लागू कर दिया। तो इटली के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं उनके मन में एक राष्ट्र की कल्पना आने लगी, स्वतंत्रता की, स्वायत्त शासन की भावना का विकास उन लोगों में होने लगा। लेकिन नेपोलियन के पतन के बाद में जब वियना कांग्रेस बुलाई गई तो इटली को जो है अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया। 1815 में ऑस्ट्रिया की वियना कांग्रेस, 3 वीडियोस मैंने वियना कांग्रेस पर डाले हैं। अगर आप उसको वापस से इंटर रिलेट करके पढ़ेंगे तो याद करने में आसानी रहेगी, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वियना कांग्रेस वाले वीडियोस भी आप देखें। वियना कांग्रेस, जिसका कि अध्यक्ष था ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री मेटरनिक, उन्होंने जो है कहा कि इटली तो सिर्फ एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है, भौगोलिक रूप से ही लगता है कि ये देश एक है, बाकी इसकी संस्कृति, इसकी शासन व्यवस्था इतनी भिन्न है कि इनको एक राज्य के रूप में संगठित नहीं कर सकते। ये मेटरनिक के विचार थे। इटली को 8 भागों में बांट दिया गया। लोम्बार्डी, वेनेशिया, नेपल्स, सिसिली, पर्मा, टस्कनी, मोडेना और 8वां था सार्डिनिया और पिडमेंट। तो इस तरह से इन राज्यों में बांट दिया। इसके अलावा जो है वियना कांग्रेस में जो था सार्डिनिया पिडमेंट, जो कि इसके उत्तर पश्चिम में स्थित है, नक्शा ध्यान से देखना, सेवॉय वंश का शासन था। उत्तर पूर्व में लोम्बार्डी और वेनेशिया के जो देश थे, नक्शे में आप दिख रहे हैं ऊपर की साइड में, लोम्बार्डी और वेनेशिया के देश, इन पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। बीच में जो है पैपल जो आप देख रहे हैं, ये पोप का राज्य है, यहाँ पोप का प्रभाव था। पर्मा में नेपोलियन की विधवा रानी जो थी वो शासन कर रही थी, जो कि खुद ऑस्ट्रियन राजकुमारी थी। दक्षिण में नेपल्स और सिसिली के जो प्रांत थे उनमें ब्रूबो, फ्रांस का जो राजवंश था, उसका शासन था। इस एकीकरण में जो सबसे बड़ी बाधा थी, सार्डिनिया का स्टेट आप देख ही रहे हो, सार्डिनिया और पिडमेंट जो हैं, ऊपर ही देखो, पिडमेंट और ये सार्डिनिया, ये दोनों स्टेट का जो था, इसके अगुवाई में ही बाद में इटली का एकीकरण हुआ। लेकिन इसमें जो है ऑस्ट्रिया जो है सबसे बड़ी बाधा थी, क्योंकि इसके जो छोटे मोटे राज्य मैंने बताए कि कहीं तो उनकी राजकुमारी राज्य कर रही हैं और लोम्बार्डी, वेनेशिया उसके प्रभाव क्षेत्र में है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया का जो उस समय प्रधानमंत्री था वो प्रतिक्रियावादी था, परिवर्तनों का घोर शत्रु था, उदारवाद का, राष्ट्रीयता को वो बिल्कुल विरोधी था। इटली के एकीकरण में भी जो है ये तो था ही था, लोग जो है अलग अलग तरीके से इटली का एकीकरण करना चाहते थे। 3 प्रमुख विचारधाराएं इटली को एक करने में प्रचलित थी, उसके बारे में हम बात करते हैं। पहली जो विचारधारा थी मैजिनी, जो कि इटली का एकीकरण गणराज्य के रूप में करना चाहता था। कोई राजा नहीं हो, जो राष्ट्राध्यक्ष हो वो जनता के माध्यम से चुना जाए।
मैजिनी ने तीसरे रोम की बात कही थी, जो कि सीज़र के रोम और पोप के रोम, जो कि इतिहास में पहले हो चुके थे, बड़े ही वैभवशाली राज्य थे, उसके बाद में कहा था कि अब जनता का रोम होगा। वैसे गैरिबाल्डी, जो कि बाद में इसने इटली के एकीकरण में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो भी जो है इसका समर्थक था। उसके अलावा एक जियोबर्टी चाहता था, उसने एक आंदोलन चलाया, नवयुग इल्फ आंदोलन। इसका प्रणेता जियोबर्टी था। उसकी इच्छा थी कि पोप का राज्य, आप देखो इटली के बीचों बीच है, कि पोप के अधीन इटली राज्यों का एक संघ बन जाए, जिस पर पोप जो है राष्ट्राध्यक्ष बना रहे। इसके अलावा कई लोग ऐसे थे जो चाहते थे संविधान हो और सीमित राजतंत्र हो, दोनों का मिक्स हो। इनके लिए कैवूर जो है, सार्डिनिया पिडमोंट के राज्य जो थे, एक ही राज्य था सार्डिनिया पिडमोंट का, नाम 2 स्टेट्स थे इसलिए 2 थे, लेकिन राजा एक ही था। सार्डिनिया पिडमोंट के राज परिवार के अधीन जो है वो इटली का एकीकरण चाहता था। इस तरह न सिर्फ बाहरी शक्तियां जो थी वो इटली के एकीकरण की विरोधी थी, बल्कि इटली के अंदर भी जो है अलग अलग गुट बने हुए थे कि एकीकरण किस प्रकार होना चाहिए। तो बड़ा ही मुश्किल काम लग रहा था, एकीकरण हो पाएगा या नहीं, इसके लिए किस तरह से माहौल तैयार हुआ, कावूर आया, उससे पहले क्या क्या संस्थाएं बनी और इन संस्थाओं ने क्या भूमिका अपनी अभिनीत की, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। सबसे पहली जो है संस्था थी कार्बोनरी संस्था। यूरोप में जो है पहली बार गुप्त संस्थाएं जो कि छुप करके अपना कार्यकलाप करती हैं, अपनी गतिविधियां उनकी बिल्कुल छुपे दबे छुपे होती है, ये सबसे पहले इटली में ही शुरू हुई। इटली के कई भागों जैसे रागी, मैसेडोनिया आदि में कार्बोनरी जैसी गुप्त संस्थाएं काम में करती थी। कार्बोनरी संस्थाएं नाम इसलिए पड़ा क्योंकि कोयले झोंकने वाले जो थे उन लोगों ने, मजदूरों ने मिल करके इटली के एकीकरण के लिए संस्थाएं बनाई। इन्हीं के नाम पर, कोयला मजदूरों के नाम पर इन संस्थाओं का नाम कार्बोनरी संस्था पड़ा। 1810 में नेपल्स में इसकी स्थापना हुई। इस संस्था के 2 उद्देश्य थे। पहला तो था विदेशियों को इटली से बाहर निकालना और दूसरा था वैधानिक स्वतंत्रता की स्थापना करना। कार्बोनरी संस्था के सदस्यों ने 1820 में नेपल्स में और 1821 में पिडमोंट में स्वतंत्रता के लिए विद्रोह कर दिया, परंतु ऑस्ट्रिया का जो प्रधानमंत्री मैटरनिक था, जिसको कि उस समय यूरोप का पुलिसमैन कहा जाता था, उसने सेना भेजी और विद्रोह का दमन कर दिया। 1830 में जब फ्रांस में क्रांति हुई तो उससे प्रभावित होकर इटली में भी पार्मा, मोडेना और पोप के राज्यों में विद्रोह हुए। विद्रोहियों को उम्मीद थी कि फ्रांस का जो शासक है वो मदद करेगा उनकी, लेकिन कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई और ऑस्ट्रिया की मदद से इन विद्रोहों को दबा दिया गया। कहना नहीं होगा कि कार्बोनरी संस्थाओं का जो लक्ष्य था इटली का एकीकरण करना, वो पूरा नहीं कर पाई, लेकिन कहीं न कहीं इटली की जनता के अंदर ये भावना उद्वेलित करने का काम इन संस्थाओं ने अच्छी तरीके से कर दिया कि इटली एक राष्ट्र है और हमें जो है इस राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रयास शुरू कर देने चाहिए। अब हम आ जाते हैं मैजिनी। बच्चों, जिस तरह हम जो हैं गांधी जी को अपना जो है राष्ट्रपिता मानते हैं, उनकी जो स्थान भारत की राजनीति में है, वैसा स्थान इटली की राजनीति में मैजिनी का है। मैजिनी जो हैं 1805 से 1872 तक इनका जीवन काल रहा। जिन्वा में एक डॉक्टर के बेटे थे। बचपन से ही क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित थे। 1830 की क्रांति में वो खुद कार्बोनरी जो संस्था थी इसके सदस्य थे, इनमें भाग लिया था। इसके कारण उन्हें बंदी बना दिया गया और सेवना के दुर्ग में जो है उनको रख दिया गया, जेल में रखा गया। उनकी जो पुस्तकें थी, उनकी जो निबंध वगैरह थे, उनको ऐसे समझा गया कि ये जो है राज्य के लिए खतरनाक है और उनको देश से निर्वासित कर दिया जाएगा। जब उनको देश से बाहर निकाल दिया गया तो उन्होंने इंग्लैंड में जाकर के शरण ली। इस दौरान कार्ल मार्क्स, जो कि जिन्होंने बाद में समाजवाद की, साम्यवाद की बुनियाद रखी, दास कैपिटल के रचयिता, मजदूरों के जो हैं आप कह सकते हो एक तरह से गौतम बुद्ध, उनसे उनकी भेंट हुई। निर्वासित जीवन में जब वो इंग्लैंड में रह रहे थे, 1831 में फ्रांस में पहुँचे और वहाँ मार्सिलिस नगर में यंग इटली या युवा इटली संघ की स्थापना की। इस संगठन में एक तरफ तो एकता और स्वाधीनता और दूसरी तरफ फ्रांसीसी क्रांति के जो सिद्धांत थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये शब्द अंकित किए गए थे। युवा इटली का नारा क्या था? परमेश्वर, जनता और इटली। मैजिनी ने ये कहा कि यदि समाज में क्रांति लानी है तो नेतृत्व जो है युवकों को दो। युवक समाज के हृदयों में असीम शक्ति छिपी होती है। मैजिनी ने एक अखबार भी निकाला, संयुक्त इटली।
इटली के इतिहास में अब मैं यही बात आ रही है कि मैजीनी का क्या योगदान है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ जनता को ही उद्वेलित किया है, तो उन्होंने ही सबसे बड़ी ये चीज़ समझी कि इटली का एकीकरण हो सकता है। मैजीनी ही था जिसने पहली बार इटली को एक देश कहा। इटली का शब्द होता है तुम जीवित हो। उसने कहा कि तुम जिंदा हो, इटली शब्द का ही अर्थ है। उसे इटली के स्वतंत्रता संग्राम का मसीहा कहा जाता है। इसके अलावा मैजीनी ने एक समाचार पत्र भी निकाला, इटालिया डेल पॉपुलो। अब कुछ बात आगे हम आ जाते हैं। सार्डिनिया के जो सम्राट थे चार्ल्स एडवर्ड ने 23 मार्च 1848 को ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणाएं कर दी, और पोप और नेपल्स की जो जनता थी, पोप के राज्य की और नेपल्स के राज्य की, उन्होंने भी मजबूर किया कि वो इटली की स्वतंत्रता के लिए भाग लें, लेकिन आखिरकार ये पराजित हो गए। और राजतंत्रवादियों के दबाव के कारण चार्ल्स एडवर्ड ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध वापस युद्ध शुरू तो किया, लेकिन उसकी सेनाएं हार गई। उसके बाद चार्ल्स ने सिंहासन त्याग दिया। उसने घोषणा की, जब मेरा समय आएगा तब मेरा जीवन, मेरा धन, मेरा सर्वस्व इटली पर बलिदान कर दिया जाएगा। इस तरह से इटली का एक राजा हट के उसकी जगह जो है दूसरा राजा बना चार्ल्स एडवर्ड का पुत्र विक्टर इमैनुअल द्वितीय, जिससे इटली की जनता आज भी एक ईमानदार राजा के रूप में जानती है। 1848 में ही मैजीनी और गैरिबाल्डी ने रोम में जो है गणतंत्र की स्थापना कर दी थी, लेकिन फ्रांस ने जो है पोप की सहायता के लिए सेनाएं भेज दी। इस तरह से इनका जो है ये प्रयास असफल हो गया। मैजीनी स्विट्जरलैंड चला गया। फ्रांस और ऑस्ट्रिया द्वारा रोम के साथ टस्कनी, मोडेना, परमा आदि के शासकों को भी उन्होंने फिर से सत्तारूढ़ कर दिया। इस तरह से 1848 की जो क्रांति का प्रयास था वो विफल हो गया। अब हम आ जाते हैं कैवूर या कावूर, कई जगह नाम आता है। 1847 में कैवूर ने इल रिसार्जिमेंटो नामक पत्रिका द्वारा राजनीतिक परिवर्तन की ओर ध्यान आकर्षित किया। कैवूर को बाद में इटली का प्रधानमंत्री बनाया गया। सार्डिनिया पिडमंट के बने और फिर बाद में इटली के एकीकरण का काम भी काफ़ी कुछ इन्हीं के निर्देशन में पूरा हुआ। अब कैवूर में और मैजीनी में क्या भिन्नता थी? जहाँ मैजीनी इटली के एकीकरण के लिए इटली की जनता का समर्थन चाहता था, वहीं कावूर जो था वो थोड़ा व्यवहारिक था। उसे पता था कि बिना हम किसी बड़ी सेना की मदद के इटली का एकीकरण पूरा नहीं कर सकते हैं। कैवूर ने एक बार कहा भी था कि हम चाहें या न चाहें, हमारा जो भाग्य है वो फ्रांस पर निर्भर है। वो इटली के एकीकरण के लिए विदेशी शक्तियों से हाथ लेने में जो है, सहयोग लेने में कहीं भी बुरा नहीं मानता था। 1854 में इसी दौरान एक ऐसा मौका आया, रूस और टर्की के बीच में क्रीमिया का युद्ध शुरू हुआ। तो टर्की की मदद के लिए इंग्लैंड और फ्रांस ने जो है, क्योंकि किसी भी बड़े देश को ताकतवर बनना नहीं चाहते थे यूरोप के देश, रूस और ताकतवर हो जाए उसको देख नहीं सकते थे, तो इंग्लैंड और फ्रांस ने टर्की की मदद के लिए जो है सेना भेजी। कैवूर ने भी लाभ उठाया और इंग्लैंड और फ्रांस की मदद के लिए उसने अपने सेनापति ला मार्मोरा के नेतृत्व में 17,000 सैनिक भेज दिए। और जब युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद पेरिस में सम्मेलन बुलाया गया 1856 में। तब इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और ऑस्ट्रिया के साथ सार्डिनिया के प्रतिनिधि के रूप में कैवूर ने भी भाग लिया। कैवूर ने जो है इटली की समस्या को एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना लिया। उसी दौरान उसने इटली की दुर्दशा का वर्णन किया तो नेपोलियन III के मुंह से निकल पड़ा कि ओ कैवूर, मैं तुम्हारे राष्ट्र के लिए क्या कर सकता हूँ। इस तरह से कैवूर ने जो है इटली के प्रश्न का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसी दौरान एक घटना हुई 14 जनवरी 1758 को। आर्सनी नामक जगह पर एक इटालियन ने, आर्सनी नाम के एक इटालियन ने फ्रांस का जो शासक था नेपोलियन थर्ड था, वो फर्स्ट नहीं था उस दौरान, उसकी हत्या का प्रयास किया। हालांकि असफल रह गया, लेकिन फिर भी जो है नेपोलियन ने उसे माफ़ कर दिया। जब उसकी जेल में था तो आर्सनी ने एक लेटर भेजा नेपोलियन को, जिससे नेपोलियन का हृदय परिवर्तन हुआ। उसने खुद ने कहा कि मेरे शिराओं में एक इटालियन परिवार का खून बह रहा है। इसके अलावा वो खुद भी कार्बोनरी संस्था का सदस्य रह चुका था। इसी दौरान 21 जुलाई 1858 को फ्रांस और सार्डिनिया के बीच प्लोम्बियर्स में समझौता हुआ। समझौते के अनुसार नेपोलियन ने कहा कि ऑस्ट्रिया को इटली से निकालने के लिए सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया के बीच में अगर युद्ध हो तो फ्रांस 2 लाख सैनिक भेजेगा मदद के लिए सार्डिनिया की। नेपोलियन ने सहायता के बदले में कैवूर को फ्रांस का नीस और सिवॉय देने का वचन दिया। और इसके अलावा तय किया गया कि विक्टर इमैनुअल II की 15 वर्षीय पुत्री क्लोटिल्डे का विवाह नेपोलियन III के भाई जेरोम बोनापार्ट से कर दिया जाएगा।
इसी दौरान नेपोलियन से जब समझौता हो गया तो सार्डिनिया के समाचार पत्रों में ऑस्ट्रिया की आलोचना होने लगी। सार्डिनिया ने क्या किया, ऑस्ट्रिया के अधिकृत क्षेत्र मस्सा और फराश में कैवूर ने विद्रोह करवा दिया। इसके बाद ऑस्ट्रिया ने सार्डिनिया को चेतावनी दी कि 3 दिन में आप अपनी सैनिक ताकत कम कर दीजिए वरना आक्रमण कर लिया जाएगा। सार्डिनिया यही चाहता था कि हम आक्रमण नहीं करें और युद्ध हो जाए। तो कैवूर ने उसी वक्त कहा था कि पासा फेंका जा चुका है और हम इतिहास बनाने जा रहे हैं। फ्रांस और सार्डिनिया की सेनाओं ने कई सारी लड़ाइयों और अंत में सॉल्फरीनो की लड़ाइयों में शानदार विजय प्राप्त की। सॉल्फरीनो की लड़ाई 19वीं सदी की सबसे तकलीफ या भीषणतम लड़ाइयों में से गिनी जाती है। इन पराजयों के बाद ऑस्ट्रिया को लंबार्डी का प्रदेश छोड़ना पड़ा और ऐसा लग रहा था कि वेनेशिया भी जो है वो सार्डिनिया को मिल जाएगा, लेकिन इसी समय नेपोलियन जो था सार्डिनिया से बिना पूछे अलग हो गया युद्ध से और विलाफ्रैंका नामक स्थान पर ऑस्ट्रिया के सम्राट से संधि कर ली। इसके अनुसार लंबार्डी तो सार्डिनिया को दे दिया गया और वेनेशिया अभी भी ऑस्ट्रिया के पास ही रहेगा। जब इस तरह से विलाफ्रैंका का विश्वासघात कर दिया फ्रांस ने सार्डिनिया के साथ, तो इससे सार्डिनिया का प्रधानमंत्री कैवूर जो है वो नाराज़ हो गया और उसने अपने राजा को सलाह दी कि युद्ध को जारी रखा जाए। लेकिन एमेल्वन व्यवहारिक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति था, उसने कैवूर की बात नहीं मानी। नाराज़ होकर कैवूर ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और विक्टर इमैनुअल ने ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ मिलकर 10 नवंबर 1859 को ज्यूरिख की संधि द्वारा विलाफ्रैंका की संधि की पुष्टि कर दी। नेपोलियन ने अंतिम समय सार्डिनिया का साथ नहीं दिया था, इसलिए उसने नीस और सेवा नहीं मांगा, बदले में युद्ध का सिर्फ खर्चा मांगा। कारण ये था, संधि करने का जो कारण बड़ा ही विवादास्पद है। तो नेपोलियन जो है वो देख रहा था कि अगर ये युद्ध पूरा हो गया तो सार्डिनिया पिडमोंट में वेनेशिया लंबार्डी जब 2 प्रदेश और मिल जाएंगे तो वो काफ़ी शक्तिशाली हो जाएगा और ये फ्रांस नहीं चाहता था कि उसकी सीमाओं पर एक शक्तिशाली राष्ट्र खड़ा हो और उसे भविष्य में कभी चुनौती देने लायक बन सके। इस तरह से इटली के एकीकरण का प्रथम चरण पूरा हो गया। अब अगले जो चरण हैं इसके उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज का जो वीडियो है इसमें मैजीनी, कार्बोनरी संस्था, यंग इटली और इटली के एकीकरण का प्रथम चरण, जिसमें विलाफ्रैंका की संधि या विलाफ्रैंका का विश्वासघात, इन पर आपके प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण बनते हैं और कई बार परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, जिनको आप उम्मीद कर रही हूँ कि अच्छे से तैयार कर लेंगे। इतना कहकर ही आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।